हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज रिसर्च एप्टीट्यूड का। ये हमारा पार्ट सेकंड है। इससे पहले भी मैंने पार्ट वन अपलोड कर दिया हूँ रिसर्च एप्टीट्यूड पे, जिसपे हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट 25 एमसीक्यूज को देखा था ना। तो आज का वीडियो लेक्चर रहेगा हमारा पार्ट सेकंड है ये रिसर्च एप्टीट्यूड अनुसंधान अभिक्षमता का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज में। ये आपके यूजीसी नेट एग्जाम, सीजी सेट एग्जाम और अदर स्टेट के सेट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चंस को, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है पूर्वोत्तर कार्य अनुसंधान। देख लेते हैं। पूर्वोत्तर अनुसंधान का अर्थ है एक्स पोस्ट फैक्टो। क्या है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च मीन्स, तो क्या होता है पूर्व कार्योत्तर अनुसंधान का अर्थ क्या है ना। तो देखिए मैं बता दूं, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च को आप ये याद रखें कि ये तब का रिसर्च है जब कोई घटना घट चुकी होती है, उसके बाद उसके प्रभाव को जानने के लिए जो हम रिसर्च करते हैं वो कहलाता है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। तो सबसे पहला देखिए, घटना के बाद अनुसंधान किया जाता है। पहला स्टेटमेंट, द रिसर्च इज कैरिड आउट आफ्टर द इंसिडेंट। घटना से पहले किया गया अनुसंधान, किसी घटना के घटित होने के साथ किया गया अनुसंधान, या अनुसंधान किसी घटना की संभावनाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो मैं पहले भी बता दिया कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का मीनिंग ये होता है कि रिसर्च कब किया जाता है, जब वो घटना घट चुकी होती है उसके प्रभाव को जानने के लिए। तो इसका स्टेटमेंट जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इज द करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, रिसर्च इज कैरिड आउट आफ्टर द इंसिडेंट। घटना के बाद किया गया अनुसंधान को एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहा जाता है, पूर्व कार्योत्तर अनुसंधान कहा जाता है। तो पहला का आंसर हो गया ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर औद्योगिक समाज को इस रूप में नामित किया गया है, द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज ए डेजिग्नेटेड एज ए, है ना। तो जो एक होता था औद्योगिक सोसाइटी, जिस टाइप इंडस्ट्री डेवलप्ड हो रहे थे, इंडस्ट्रियल पीरियड जिसको बोलते हैं, उसके बाद के जो समाज को क्या बोला जाता है, तो उसके बाद देखेंगे तो हम आईटी सेक्टर ज़्यादा डेवलप्ड हुआ है ना, तो उसके बाद के समाज को कहा जाता है सूचना समाज, इंफॉर्मेशन सोसाइटी कहा जाता है। ठीक है, जब इंडस्ट्रियाँ डेवलप्ड हो रही थी उसको इंडस्ट्रियल पीरियड बोला जाता है ना, औद्योगिक समय, औद्योगिक पीरियड बोला जाता है। अब उसके बाद के जो समाज को, पोस्ट मतलब उसके बाद वाले समाज को इंफॉर्मेशन सोसाइटी कहा जाता है। ठीक है, तो सेकंड का आंसर है ए, इंफॉर्मेशन सोसाइटी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। मौलिक अनुसंधान के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है, द प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आर यूज्ड। तो देखिए फंडामेंटल रिसर्च के बारे में मैंने अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने बताया है ना। फंडामेंटल रिसर्च मतलब ये होता है कि जो भी हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं, है ना, जो भी हमारे पास थ्योरीज हैं, उसको हम उसको पढ़ के उस पर रिसर्च करके एक नए प्रिंसिपल्स देना, न्यू प्रिंसिपल्स का जनरेट करना, न्यू आइडियाज़ का जनरेट करना ही क्या कहलाता है, फंडामेंटल रिसर्च कहलाता है। जब आप नए प्रिंसिपल्स या नए आइडियाज़ जनरेट कर देंगे, नए प्रिंसिपल्स आप दे देते हैं, नई, है ना, नई अवधारणाएं आप दे देते हैं, उसके बाद इसका उपयोग किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च। उसको जिस रिसर्च में यूज किया जाता है ना, वो कहलाता है अप्लाइड रिसर्च। इसलिए लिखा है कि मौलिक अनुसंधान के सिद्धांतों का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो अप्लाइड रिसर्च में किया जाता है। तो आंसर याद रखेंगे अप्लाइड रिसर्च। पर फिर से बता देता हूँ, फंडामेंटल रिसर्च जिसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे थ्योरीज है हमारे पास, बहुत सारे बुक्स हैं, उनको पढ़ करके हम नए प्रिंसिपल्स, नए सिद्धांत देते हैं, और उन्हीं नए सिद्धांतों का उपयोग हम जिस रिसर्च में करते हैं वो कहलाता है अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, तो अप्लाइड रिसर्च में किसका उपयोग किया जाता है, तो फंडामेंटल रिसर्च के प्रिंसिपल्स का यूज किया जाता है। तो आंसर थर्ड का बी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है ना। अगला, शोध का मुख्य उद्देश्य क्या है, विच इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च। रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सिंपल सी बात है, साहित्य की समीक्षा करना। गलत स्टेटमेंट, सिर्फ हमें समीक्षा नहीं करना है, किसी भी लिटरेचर रिव्यू बस नहीं करना है। उसके बाद है टू समराइज व्हाट इज ऑलरेडी नोन, जो पहले से ज्ञात है उसे संक्षेप में प्रस्तुत करना भी नहीं है ना। जितना जो कुछ पहले से ज्ञात हो चुका है, जो कुछ पहले से खोजा जा चुका है, उसको बस आप लिख देंगे तो ये रिसर्च नहीं है। शैक्षणिक डिग्री प्राप्त करना भी रिसर्च नहीं है, सिर्फ डिग्री के लिए आप रिसर्च करेंगे तो वो भी रिसर्च का मुख्य उद्देश्य नहीं है। मेन उद्देश्य क्या है, नए तथ्यों की खोज करना या ज्ञात तथ्यों की नए सिरे से व्याख्या करना। तो नए चीज़ों को टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स ढूंढना हमें, और साथ ही साथ जो पहले से जो तथ्य हमारे पास है उसकी सत्यापित करना, मतलब उसको नए सिरे से व्याख्या करना, उसकी बातों को समझाना, ये क्या कहलाता है, आपका शोध का मुख्य उद्देश्य है। तो तीन जो स्टेटमेंट था ये नहीं था, लास्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसर्च डिजाइन क्या है, व्हाट इज रिसर्च डिजाइन। तो देखिए पहला है द वे ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च दैट इज नॉट ग्राउंडेड इन थ्योरी। तो अनुसंधान करने का एक तरीका है जो सिद्धांत पर आधारित
नहीं है। तो सिंपल सी बात है, रिसर्च डिजाइन क्या है? एक रिसर्च करने का क्या तरीका ही है ना, वे ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च। दूसरा है डू अ पायलट स्टडी बिफोर गेटिंग स्टक इनटू इट, है ना, इसमें फंसने से पहले एक पायलट अध्ययन करना, गलत स्टेटमेंट है। विषय पर साहित्य से परिचित होना भी गलत स्टेटमेंट है, बस आपको साहित्य में नॉलेज होगा, लिटरेचर आप समझ गए थे, तो नहीं होगा रिसर्च डिजाइन। सिद्धांत के बारे में भूल जाओ क्योंकि यह बहुत व्यवहारिक है, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं है। तो आंसर क्या है? फिफ्थ का आंसर ए है। रिसर्च डिजाइन क्या है? वे ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च, अनुसंधान करने का तरीका है, वो अपने अकॉर्डिंग हम बनाते हैं, जिस आधार पर हम रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो फिफ्थ का आंसर क्या होगा? ए। अब हम चलते हैं सिक्स पे। जीन पियाजे ने मनुष्य के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस निम्न के आधार पर किया है? तो जीन पियाजे जो साइंटिस्ट है ना, गेव थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, याद रखना है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस ऑन द बेसिस ऑफ, तो कौन सी रिसर्च के बेस पर उसने संज्ञानात्मक विकास की बात कही गई है? तो याद रखना है हमें फंडामेंटल रिसर्च। इन रिसर्च को आप याद रख लीजिए, साइंटिस्ट का अगर नाम आ जाता है ना, तो फंडामेंटल रिसर्च से संबंधित उनके द्वारा सिद्धांत दिया गया है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बात करता है, संज्ञानात्मक विकास पे बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7, शोध के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पूछा गया है। तो सिंपल सी बात है, देखिए, अनुसंधान किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए की जाने वाली व्यवस्थित गतिविधि या गतिविधियों की एक श्रृंखला को संदर्भित करता है। करेक्ट स्टेटमेंट है भाई। रिसर्च क्या होता है? किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, है ना, लिखा है, देखिए, सिस्टमेटिक एक्टिविटी ऑफ अंडरटेकन टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। तो किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए व्यवस्थित तरीके से किया गया श्रृंखला या समाधान खोजने की व्यवस्थित गतिविधि क्या है? रिसर्च है। पहला स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है ना। यह एक व्यवस्थित, तार्किक और निष्पक्ष प्रक्रिया, सीधा बात है, व्यवस्थित भी होता है, सिस्टमेटिक भी होता है, उसमें लॉजिक भी है ना, लॉजिकल भी है और अनबायस्ड है। निष्पक्ष होकर के किया हुआ कार्य क्या है? रिसर्च है। तो जिसमें परिकल्पना का सत्यापन होता है, मतलब जो हम सोचते हैं उसका हम वेरिफिकेशन भी करते हैं, डेटा का विश्लेषण करते हैं और व्याख्या और सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। तो ये भी रिसर्च का सही स्टेटमेंट है, रिसर्च से संबंधित है ये भी, है ना। यह एक बौद्धिक जांच और सत्य की खोज है। सिंपल सी बात है, जो कुछ भी हम सोचते हैं कि ये सत्य होगा, उसकी हम खोज के लिए हमने रिसर्च करते हैं। तो इंटेलेक्चुअल आपका इन्हेंसमेंट भी होता है, लीड्स इन्हेंसमेंट ऑफ नॉलेज, इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी भी है और टुवर्ड्स ट्रूथ की ओर हम खोज की ओर भी करते हैं। इसमें ज्ञान की वृद्धि भी होती है। तो सिंपल सी बात है, रिसर्च करेंगे तो आपकी ज्ञान तो बढ़ेगी, है ना। तो चारों स्टेटमेंट इसका पॉजिटिव स्टेटमेंट है और चारों स्टेटमेंट शोध के अर्थ को दिखाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका डी, ए, बी, सी, डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, अगर इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को जब मिलता है ना, तो आप पॉजिटिव स्टेटमेंट ढूंढिए, है ना। पॉजिटिव स्टेटमेंट जितना ज़्यादा आप सोच पाएंगे, उस आधार पे आप ऑप्शन टिक लगाना है आपको। पॉजिटिव स्टेटमेंट को भूलना नहीं, निगेटिव स्टेटमेंट को आपको काटना है, पॉजिटिव स्टेटमेंट चाहिए। तो किस प्रकार के शोध के निष्कर्ष या निष्कर्षों को अन्य स्थितियों के साथ सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता? अब देखिए इसका मीनिंग क्या हो रहा है। जनरलाइजेशन करने की बात कही जा रही है ना। To the conclusion and findings of which type of research cannot be generalized to other situations। तो जैसे मान लेते हैं कोई भी आप रिसर्च करेंगे, उससे आपको क्या मिलेगा? फाइनल कंक्लूजन मिलेगा या फिर जो भी आपको सिद्धांत मिलेगा, जो कुछ भी आपने लास्ट में फाइंड किया। अब इस सिद्धांत को सभी जगह लागू किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? अगर वो सिद्धांत को सभी जगह लागू किया जा सकता है, सभी टाइप के रिसर्च में, तो उसको हम बोलेंगे जनरलाइज्ड थ्योरी दिया है, वो सामान्यीकृत दिया है ना। लेकिन अब इसको हम जो भी हम इस कंक्लूजन से जो हम मिला, उसको सभी जगह अगर हम लागू नहीं कर पा रहे हैं, सभी जगह उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो सामान्यीकृत नहीं कहलाता है। मतलब वो जनरलाइज नहीं हो रहा है, वो सभी के लिए लागू नहीं हो रहा है। तो इसमें पूछा यही गया है कि किस प्रकार के शोध के निष्कर्ष को अन्य स्थितियों के लिए सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता? तो ऐसा रिसर्च जिसमें कंक्लूजन मिलेगा, जो सिद्धांत मिलेंगे, उसको सभी जगह के लिए लागू नहीं किया जा सकता। तो देखिए, सबसे पहले हिस्टोरिकल रिसर्च, ऐतिहासिक अनुसंधान। उसके बाद सेकंड देखिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या होता है? जब हम किसी समाज में जाते हैं या कहीं पर भी जा करके हम वहाँ पर की परिस्थितियों को देखते हैं और उस आधार पे हम डिस्क्राइब कर देते हैं, हमने व्याख्या करके लिख देते हैं। तो सिंपल सी बात है, उस समाज के सभी लोगों के लिए वो लागू किया जा सकता है, क्योंकि हमने उस समाज में गए हैं, उनमें जो हम लोगों ने देखा रहन सहन, जीवन यापन, जो भी, उसके आधार पर हम लोगों ने उसकी व्याख्या कर दिया है। तो इसको हम दूसरे जगह पर लागू कर सकते हैं। तो ये इसका गलत स्टेटमेंट होगा, क्योंकि इसको सामान्यीकृत किया जा सकता है, याद रखेंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी सेम है, एक्सपेरिमेंट किए हम लोगों ने, एक्सपेरिमेंट के आधार पर हम उसी एक्सपेरिमेंट को दूसरे लैब में भी सामान्यीकृत कर सकते हैं। अगर हमने किसी रिएक्शंस को लगाया है ना, एक्सपेरिमेंट किया है, तो सेम रिएक्शन हमें हर लैब में लगाने की जरूरत नहीं है, हर लैब एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कुछ चीजें रिजल्ट आया है तो हर जगह आएगा वो।
उसके बाद कैजुअल कंपेरेटिव रिसर्च भी है, इसको भी सामान्यकृत किया जा सकता है। किसको नहीं किया जा सकता? हिस्टोरिकल रिसर्च, क्योंकि हिस्टोरिकल रिसर्च हिस्ट्री के बेस्ड पे है, जो हो चुका है उसके आधार पे है, उसको उस आधार पे नहीं बोल सकते कि आने वाले में सेम ये चीज़ें होने वाली है, क्योंकि हिस्ट्री में जो हो चुका उस पर हमने रिसर्च किया है, तो उस आधार पे एक अनुमान बस लगाया जा सकता है। उसको डायरेक्टली ऐसा नहीं बोला जा सकता कि उस तरह हिस्ट्री में इस आधार पे युद्ध हुआ है, इस आधार पे है ना, इस प्रकार से आंदोलन हुए हैं, तो आगे भी वो आंदोलन सेम होगा, उसको सामान्यकृत नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर क्या है? ए, हिस्टोरिकल रिसर्च। ठीक है, चलते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान करने में चरणों का सामान्य क्रम है। तो जो एक्शन रिसर्च होता है ना, उसमें 4 सीक्वेंस में, स्टेप्स में वो रिसर्च हम कंडक्ट कराते हैं। तो उसका आंसर क्या है? प्लान पहले करेंगे, फिर उस पर एक्ट करेंगे, फिर उसमें ऑब्जर्व करेंगे, फिर लास्ट में उसका रिजल्ट देखेंगे, रिफ्लेक्ट होगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। योजना बनाएंगे, कार्य करेंगे, निरीक्षण करेंगे, फिर प्रतिबिंबित करेंगे। तो आंसर इसको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एक्शन रिसर्च के स्टेप्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रकार मौजूदा परिस्थितियों को सुधारने में केंद्रित है? तो यहाँ पर देखिए, मौजूदा स्थितियों को सुधारने में लिखा है, मतलब करंट सिचुएशन। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी करंट सिचुएशंस को सॉल्व करने में, समस्या को समाधान करने में रिसर्च किया जाता है ना, उसको हम बोलते हैं एक्शन रिसर्च। देखिए यहाँ पर क्या है, एक्शन रिसर्च इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे मौजूदा स्थितियों को लिखा है ना। लेकिन यहीं पर अगर लिखा रहता निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रकार स्थितियों को सुधारने में, मौजूदा को काट दो यहां से, स्थितियों को सुधारने में केंद्रित है, तो इसका आंसर आता अप्लाइड रिसर्च। क्योंकि हर एक सिचुएशंस को सॉल्व करने की बात कही जाती है, तो उसको हम बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च किया जाता है। लेकिन करंट सिचुएशंस पे हमें बहुत ही समस्या का समाधान तुरंत चाहिए, है ना, तब के केस में जो रिसर्च किया जाता है उसको हम बोलते हैं एक्शन रिसर्च। तो इस चीज को आपको भूलना नहीं है, एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च में थोड़ा सा बस डिफरेंस है। एक्शन रिसर्च में करंट सिचुएशन की बात होती है, जबकि अप्लाइड रिसर्च में सिचुएशंस की बात होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन भी देखने को आपको मिल सकता है। ठीक, नीचे दिए गए 2 सेट दिए गए हैं, दोनों का मिलान करें और उचित कोड का चयन करके अपना उत्तर दे। अब 2 सेट्स हमें दिया है, इसको हमें मिलान करना है। सबसे पहले देखिए फंडामेंटल रिसर्च, मैंने फंडामेंटल रिसर्च में क्या बोला था? थ्योरीज को पढ़ा जाता है। देखिए सेकंड ऑप्शन, डेवलपिंग एन इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन थ्रू थ्योरी बिल्डिंग, सिद्धांत निर्माण के माध्यम से एक प्रभावी व्याख्या विकसित करना ही क्या है? फंडामेंटल रिसर्च। जो भी थ्योरी दिया गया है उसको आपको पढ़ना है, एक प्रभावी तरीके से पढ़ करके उसका एक्सप्लेनेशन देना ही आपका फंडामेंटल रिसर्च है। तो पहला का ऑप्शन क्या हो गया? सेकेंड। ठीक, अप्लाइड रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च के मैंने बोला है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमें देखना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ थ्योरी फॉर यूज इन वेरियस सिचुएशन। बहुत सारे जब परिस्थितियों में जब उस चीज को हमें लागू करना होता है तब हम अप्लाइड रिसर्च करते हैं। देख सकते हैं फोर्थ ऑप्शन, विभिन्न स्थितियों के उपयोग के लिए एक सिद्धांत की संभावना क्या कहलाता है? अप्लाइड रिसर्च कहलाता है। तो सेकंड किस में आ गया? फोर्थ आ गया। एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च के लिए मैंने बोला था करंट सिचुएशन या फिर एग्जिस्टिंग सिचुएशन। थर्ड ऑप्शन देखिए, इंप्रूविंग एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन थ्रू यूज ऑफ इंटरवेंशन। तो थर्ड का आंसर थर्ड ही होगा। तो हस्तक्षेपों के उपयोग के माध्यम से मौजूदा स्थिति में सुधार करने का उद्देश्य हमारा एक्शन रिसर्च का होता है। लास्ट क्या है? इवैल्यूएट रिसर्च। इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट, फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट ऑफ परसीव्ड इंपैक्ट ऑन ए इंटरवेंशन। तो किसी के हस्तक्षेप के कथित प्रभाव की सीमा का पता लगाना इवैल्यूएट रिसर्च कहलाता है। तो इन सब चीजों को देखेंगे तो ऑप्शन फर्स्ट इसका इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने डिटेल में मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी शोध विषय की मौलिकता निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करेगी। तो ओरिजिनलिटी ऑफ द रिसर्च टॉपिक विल डिपेंड अपॉन फैक्टर्स। तो रिसर्च की मौलिकता, रिसर्च की ओरिजिनलिटी किस किस चीजों पे डिपेंड करेगी? तो सबसे पहले तो यूनिकनेस ऑफ द टॉपिक, विषय की विशिष्टता उसकी यूनिक ओरिजिनलिटी को शो करता है ना। यूटिलिटेरियन डायमेंशन, उपयोगितावादी आयाम, अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो उसकी उपयोगिता भी होनी चाहिए, उसका एप्लीकेशन भी होना चाहिए समाज पे, तो ये भी डिपेंड करता है। सपोर्ट सिस्टम भी होना चाहिए, सपोर्ट सिस्टम सही होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए लास्ट स्टेटमेंट क्या है? फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? पर्यवेक्षण की आवश्यकता ना होना, नॉन रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरविजन। अब सिंपल सी बात है, जब आप रिसर्च करते हैं अगर उसको कोई सुपरवाइज करने के लिए नहीं होगा, अगर उसको कोई चेक करने के लिए नहीं होगा ऊपर अथॉरिटी, तो वो रिसर्च पे ओरिजिनलिटी नहीं रह जाएगा, उसकी मौलिकता खत्म हो जाएगी। अब देखे होंगे है ना, बहुत सारे रिसर्च पेपर ऐसे भी होते हैं जिसको हम लोग कुछ पैसे दे करके पब्लिश करा दिया जाता है, तो वो रिसर्च उतना इम्पैक्टफुल रिसर्च नहीं होगा। अगर हम उसमें हमने उसको पैसे दिए हैं है ना, उस चीज़ के लिए पब्लिश करने के लिए, उसको वेरीफाई करने के लिए, तो वो रिसर्च की मौलिकता खत्म है उस रिसर्च में, है ना। वो डिग्री के लिए बस काफ़ी है वैसा रिसर्च। अगर देखा जाए रिसर्च की ओरिजिनलिटी की हम बात करते हैं तो कुछ है ना, बहुत सारे जर्नल्स ऐसे होते हैं जो
विदाउट पैसे, पैसा लेता नहीं है और वो आपको रिव्यू करके देता है, सही चीज़ों को देता है, तो ये रिसर्च होना चाहिए, मतलब ऊपर में सुपरविजन तो होना ही चाहिए। तो गलत स्टेटमेंट हो रहा है ना। उसके बाद है अध्ययन की व्यवहारिकता और फिजिबिलिटी ऑफ द स्टडी, जो हम पढ़े हैं उसमें व्यवहारिकता भी होनी चाहिए। तो ओरिजिनलिटी के लिए विषय की विशिष्टता भी होनी चाहिए, उपयोगिता भी होनी चाहिए, समर्थन प्रणाली भी होनी चाहिए और अध्ययन की व्यवहारिकता भी होनी चाहिए। ये बस गलत स्टेटमेंट है कि उसके पर्यवेक्षण की आवश्यकता ना होना भी ओरिजिनलिटी को मेंटेन नहीं करेगा। ठीक है, तो आंसर 12 का ए, बी, सी और ई होगा ना। ए, बी, सी और ई, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस शोध अध्ययन में सामान्यीकरण के निर्माण की तुलना में व्याख्या और अर्थ पर अधिक ध्यान दिया जाता है? देखिए, इससे पहले मैंने जो क्वेश्चंस सॉल्व आपको कराया जिसमें हिस्टोरिकल रिसर्च को हम लोगों ने आंसर लिया, उसमें मैंने क्या बोला था, किसको सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन यही था ना, किसको सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता। अब क्या देखिए, निम्नलिखित में से किस शोध में अध्ययन में सामान्यीकरण के निर्माण की तुलना में व्याख्या और अर्थ पर अधिक ध्यान दिया जाता है? तो व्याख्या और अर्थ पर अधिक ध्यान देना और सामान्यीकरण के निर्माण की तुलना, मतलब जिसमें सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता की बात कही जा रही है। इसमें देखिए, सामान्यीकरण में निर्माण की तुलना में व्याख्या और अर्थ पर अधिक ध्यान दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या है? 13 का आंसर है फर्स्ट। तो सेम है इसमें भी। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन को समझिए आप, सामान्यीकरण के निर्माण की तुलना में, मतलब सामान्यीकरण नहीं करना है हमें व्याख्या और अर्थ पर अधिक ध्यान दिया जाता है। तो सबसे पहले तो आंसर क्या हो जाएगा? हिस्टोरिकल रिसर्च। हमने देखा था कि सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता था, तो क्या था उसमें? हिस्टोरिकल स्टडीज, है ना, पहला ऑप्शन। उसके बाद है आपका थर्ड ऑप्शन। अब देखिए, जब आप सर्वे करेंगे किसी समाज में जाकर के, किसी एरिया को देख करके, तो उसको सभी के लिए लागू हम कर सकते हैं, उस समाज के सभी लोगों के लिए लागू कर सकते हैं। तो ये हो गया सामान्यीकृत किया जा सकता है। फिलोसफिकल स्टडीज, दार्शनिक अध्ययन, जब आप किसी दार्शनिक के सोच विचारों को जब अध्ययन करके स्टडी करते हैं तो उसको भी सभी लोगों में हम लागू नहीं कर सकते। तो ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, क्योंकि इसमें सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता की बात कही जा रही है ना। आप याद रखेंगे, व्याख्या और अर्थ पर अधिक ध्यान दिया जाता है, सामान्यीकरण नहीं किया जाता है। तो सर्वे वाले को हम सामान्यीकृत कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एथनोग्राफी की स्टडीज होता है। एथनोग्राफी की स्टडीज में ये होता है कि आप उस समाज में जाके रहेंगे और रह करके उस समाज के जीवन यापन को समझेंगे, तो उसको भी बहुत सारे लोगों के लिए सामान्यीकृत किया जा सकता है। तो इसलिए इसको गलत स्टेटमेंट बोलेंगे इस कंडीशंस पे। ठीक है, उसके बाद आपका तो फर्स्ट, थर्ड, है ना, इसका आंसर क्या है? फर्स्ट, थर्ड और क्या है? फोर्थ। एथनोग्राफिक भी है ना। उसके बाद क्या है? सॉरी, एथनोग्राफिक, ठीक। हाँ, नृवंशी अध्ययन में यह होता है कि इथनोग्राफी स्टडीज में यह होता है कि आप उस समाज में जाएंगे तो उसी समाज के अध्ययन के बारे में आप समझेंगे और उसी समाज के लिए उसको लागू किया जाएगा। तो इसलिए इसको भी व्याख्या और अर्थ पर अधिक ध्यान दिया जाता है इस केस में भी। तो पहला ऑप्शन क्या है? हिस्टोरिकल स्टडीज, हम इसमें पढ़ते हैं उनके बारे में, है ना, जो हिस्ट्री में जो कुछ भी हुआ है उसके हम व्याख्या और अर्थ पर फोकस करते हैं। दूसरा है जब हम फिलोसफिकल स्टडीज भी करते हैं कि हम जब दार्शनिक लोगों के विचारों के बारे में जब पढ़ते हैं तो उसको भी हम एक व्याख्या और अर्थ पर, उसका मीनिंग और उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, उसके बाद इथनोग्राफिक रिसर्च में भी हम जाकर उस समाज में रहते हैं तो हम उस समाज की व्याख्या और अर्थ पे हम फोकस करते हैं कि उनको जीवन यापन कैसा है। ठीक है, अब ये तीन ऑप्शन है जो 1, 3rd और 4th, ये तीन ऑप्शन है जो इसका करेक्ट ऑप्शन है। बाकी सब क्या है, इसमें हम उसके बहुत सारे जनरलाइजेशन फॉर्म पर भी बात करते हैं, आगे हम देख लेंगे, है ना। जैसे एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च मैंने बताया है कि घटना के बाद के प्रभाव को हम आकलन करने की बात कही जाती है, तो इसको हम जनरलाइज करते हैं कि उस एरिया के लोगों को कितना प्रभावित हुए हैं इस घटना के बाद, तो इसको हम क्या किए? सामान्यीकृत कर दिए ना सबके लिए। तो इस आधार पर आप समझेंगे तो आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। तो आंसर क्या है? 13 का आंसर है डी। अब हम चलते हैं 14 क्वेश्चन। पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक असमानता पर ध्यान केंद्रित करने वाले शोध को कहा जाता है फेमिनिस्ट रिसर्च। याद रखना है, नारीवादी अनुसंधान कहा जाता है। 15 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुसंधान में शिक्षण दक्षताओं को बढ़ाने की क्षमता है? अब देखिए, आप टीचिंग चल रहा है, किसी कहीं पर भी क्लासेस चल रही है किसी स्कूल में, अगर हम चाहते हैं कि इंस्टेंट में उनकी जो दक्षताएं हैं, टीचिंग जो पढ़ाने की क्षमताओं को, टीचरों की क्षमता को, या फिर वहाँ पर जो भी एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उसकी दक्षता को हमें बढ़ाना है, इफिशियंसी को बढ़ाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक्सटर्नल रिसर्च करने पड़ेगा, क्योंकि हमें दक्षता को बढ़ाना है तो उसके अकॉर्डिंग हमें रिसर्च करेंगे, तब जा करके इंस्टेंट में हमें वो दिखेगा। इसका आंसर क्या होगा? 15 का डी, एक्शन रिसर्च। क्योंकि हमें करंट सिचुएशन को सुधारना है, दक्षता को बढ़ानी है, एफिशिएंसी को बढ़ाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्शन रिसर्च ला करके करना पड़ेगा, है ना। तो 15 का आंसर है डी। निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रकृति में चक्रीय है? तो अभी हम लोगों ने देखा था साइक्लिक इन नेचर, हमने देखा था प्लान बनाएंगे, फिर उसके बाद उसमें एक्ट करेंगे, फिर उसके बाद उसमें ऑब्जर्व करेंगे, फिर हमने क्या देखा था लास्ट में?
रिफ्लेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से चक्रीय प्रक्रिया है, किसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, इसको भी हम लोगों ने पढ़ा था एक्शन रिसर्च में ही। तो इसका आंसर क्या है, 16 का आंसर है एक्शन रिसर्च सी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। शोध के उत्तर सकारात्मक दृष्टिकोण में निम्नलिखित में से किस प्रकार के शोध पर जोर दिया जाता है। इन पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसर्च गॉट एम्फेसाइज्ड। तो मैंने पढ़ाया है पॉजिटिविस्टिक अप्रोच और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच। तो पॉजिटिविस्टिक अप्रोच और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच को आप देख लें, है ना। तो इसमें मैंने बताया था कि पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच के लिए टाइप्स मैंने बताया था, उसी को यहाँ पर पूछा गया है। तो इसमें सबसे पहला आंसर तो यही है बी, फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च होता है इसका टाइप, फर्स्ट टाइप में यही होता है फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च। उसके बाद होता है आपका, है ना, उसके बाद होता है आपका सी, इथनोग्राफिक रिसर्च इसी में होता है, दूसरा इथनोग्राफिक रिसर्च, और लास्ट में आता है आपका एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च, ये सब पोस्ट पॉजिटिविस्टिक रिसर्च के 3 टाइप के बारे में मैंने बताया था, 3 ही को इसमें पूछा गया सीधा, है ना। तो फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च घटना संबंधी अनुसंधान, इथनोग्राफिक रिसर्च अभी देखेंगे इथनोग्राफिक रिसर्च का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, और लास्ट में आपका एक्शन रिसर्च। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, 3 पॉइंट्स को याद रखेंगे पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच के लिए। ठीक है, इस चीज़ को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, सी और ई। तो आंसर सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 17 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सिद्धांत अनुसंधान का परिणाम नहीं है। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द आउटकम ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च। तो रिसर्च से कौन सी चीजें हमें नहीं मिलती है, सिंपल सी बात है, अवधारणाएं कॉन्सेप्ट हमें सीखने को मिलती है, कैटेगराइज हम करते हैं उसको, परिकल्पनाएं भी करते हैं, लेकिन कथा नहीं है, वो नैरेटिव नहीं है रिसर्च। रिसर्च का मतलब कोई कथा सुनाना नहीं है ना, कॉन्सेप्ट सीखना है, कैटेगराइज करना है, हाइपोथेसिस भी सब यूज होता है, अवधारणा अनुसंधान का परिणाम है, लेकिन नैरेटिव नहीं है, कथा नहीं है। इसके लिए हमें अलग अलग भगवत गीता या सब रामायण को पढ़ना पड़ेगा अगर कथा कहना है तो। ठीक है, तो 18 का आंसर क्या है, बी। 18 का आंसर क्या है, बी। अनुसंधान में विश्वसनीयता का माप प्रक्रिया वह गुणवत्ता है जो प्रदान करती है। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं उसमें रिलायबिलिटी है ना, मतलब उसमें विश्वसनीयता है, इसका मतलब यह है कि उसमें एक्यूरेसी भी है और स्पीड भी, सटीकता और स्पीड के बारे में प्रदान करती है। इस चीज को आप याद रखेंगे, 19 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पना या परीक्षण और अनुसंधान प्रारूप सामान्यीकरण पर केंद्रित है। देखिए फिर वही क्वेश्चन, सामान्यीकरण पर केंद्रित है, मतलब जिसको हम जनरलाइज किया जा सकता है सभी लोगों के लिए। इसको आंसर याद रख लेंगे इसका, एक्सपेरिमेंटल एंड एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ठीक है, जिसे नैरेटिव रिसर्च को लागू नहीं कर सकते सभी लोगों के लिए, इंटरवेंशन बेस्ड एक्शन रिसर्च को भी नहीं कर सकते, केस स्टडीज को भी नहीं कर सकते। तो क्या हो जाएगा ये, इसका आंसर क्या है, एक्सपेरिमेंटल एंड एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। इसको आप देख सकते हैं। ठीक, चलते हैं आगे। वह समय सीमा जिसमें कोई अध्ययन किसी स्थिति या समस्या का पता लगाना होता है उसे कहा जाता है। द टाइम फ्रेम इन विच स्टडी एक्सप्लोर ए सिचुएशन एंड प्रॉब्लम इज कॉल्ड। तो जो भी हम रिसर्च करते हैं ना, जिस टाइम पीरियड के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, है ना। तो इसको सिंपल सी बात, उसको बोलते हैं रेफरेंस पीरियड, संदर्भ अवधि कहा जाता है उस समय को। नॉर्मल छोटा छोटा क्वेश्चन है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, वह वैचारिक ढांचा जिसमें कोई शोध किया जाता है कहलाता है। द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इन विच रिसर्च इज कंडक्टेड इज कॉल्ड रिसर्च डिजाइन। क्या कहलाता है, रिसर्च डिजाइन कहलाता है। सिंपल सी बात है, अगर आपको रिसर्च करना है तो एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आपको डिजाइन करना पड़ता है ना, वैचारिक ढांचा आपको डिजाइन करना पड़ता है कि किस आधार पे आप रिसर्च में आगे बढ़ेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, रिसर्च पे डिजाइन करना बोलते हैं। तो आंसर 22 का हो गया आपका बी। अब हम चलते हैं 23। देखिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नृवंश विज्ञान अनुसंधान में शोधकर्ता द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां की जाती है। जो इथनोग्राफिक रिसर्च की बात कही जा रही है, इथनोग्राफिक रिसर्च में क्या किया जाता है, मैं पहले भी बोला हूँ, उस समाज में जाके रहना है आपको, रहने के बाद वहाँ के उन लोगों से बातचीत करके, शामिल होकर के उस आधार पर आप जो रिसर्च करते हैं उसको बोलते हैं इथनोग्राफिक रिसर्च। सबसे पहला है, इसका आंसर क्या, देखिए आंसर पहले बताता हूँ, बी और सी। लंबे समय तक सामाजिक परिवेश में डूबा रहता है और सुनता है और बातचीत में शामिल होता है, यही हमारा मेन मोटिव है। तो गेट इमर्ज इन ए सोशल सेटिंग फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम एंड लिसन टू एंड इंगेज टू कन्वेंशन। ठीक है, तो आंसर इसका बी और सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, और देख लेते हैं, कुछ लोगों को बुरी प्रथाओं के नुकसान के बारे में शिक्षित करने का प्रयास करना गलत बात है। सिर्फ बुरी प्रथाओं को कैसे करेंगे, है ना। समुदाय के सदस्यों के साथ संरक्षित साक्षात्कार आयोजित करना, सिर्फ कंडक्ट इंटरव्यू लेना नहीं है इथनोग्राफिक रिसर्च। इथनोग्राफिक रिसर्च में आप खुद को वहाँ के जाकर के रहना है और ऑब्जर्व करना है, उनसे साक्षात्कार इंटरव्यू जाकर लेना नहीं है, वहाँ पर रहना है, जीवन यापन करना है कुछ सालों तक, कुछ महीनों तक। उसके आधार पर जब आप
जो भी चीज़ें आपको मिलेगी ना वो कहलाता है इथनोग्राफिक रिसर्च। और वहाँ पर जा करके सिर्फ रहना नहीं है, लोगों से बातचीत भी करनी है। तो सिंपल सी बात है, आंसर क्या है इसका? बी और सी, सॉरी ऑप्शन क्या है? डी। बी और सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, बी और डी नहीं, बी और सी। क्लियर? अब हम चलते हैं 24 क्वेश्चन पे। शोध के एक प्रतिमान के अनुसार शोधकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित अनुक्रम का पालन किया जाता है। तो एक प्रोसेस होता है जिसको जब हम रिसर्च करते हैं तो फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं, फिर हाइपोथेसिस का जनरलाइजेशन करते हैं, फिर डाटा कलेक्शन करते हैं, फिर डाटा का एनालिसिस करते हैं, फिर हाइपोथेसिस को जो हम सोचे थे उसको हम कंफर्म करते हैं, मतलब हाइपोथेसिस जो हम सोचे थे उसको हम एक्सेप्ट करना है कि इसको रिजेक्ट कर देना है ना। फिर थ्योरी का रिवीजन करते हैं। तो इस आधार पे हम कि कौन से रिसर्च में करते हैं इसको याद रखेंगे, डिडक्टिव रिसर्च कहलाता है, ये निगमनात्मक दृष्टिकोण कहलाता है आपका, ठीक। सिद्धांत की परिकल्पना की मैंने बता दिया डिटेल में इसको, ठीक, देख सकते हो। अगला है सामाजिक विज्ञान के भव्य सिद्धांत किस पर कार्य करते हैं? तो ग्रैंड थ्योरीज ऑफ सोशल साइंस ऑपरेट एट हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, अमूर्तता के उच्च स्तर पर, हायर लेवल पर हम बात करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको लिया है ना, ठीक। याद रखेंगे, सामाजिक ग्रैंड थ्योरीज ऑफ सोशल साइंसेज हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पे काम करता है, ठीक। अगला है 26 किसी सम्मेलन में प्रकाशन या प्रस्तुति के लिए, है ना, अन्य विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन किए गए शोध पत्र को पारित माना जाता है। तो जब हम किसी भी जगह कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, प्रकाशन सम्मेलन में जाते हैं और हम प्रस्तुति देते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, तो एक कमेटी के द्वारा उसको अप्रूव किया जाता है ना, कि आपका रिसर्च अच्छा था कि बेनिफिशियल था कि नहीं था, उसको कितना मार्क्स मिलना चाहिए। तो उस कमेटी को क्या बोला जाता है? उस कमेटी को, है ना, क्या बोला जाता है? जिनके थ्रू ये रिसर्च पेपर को इवेल्युएट किया जाता है, लिखा नहीं, मूल्यांकन किया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं, अगर रिसर्च हायर एजुकेशन या रिसर्च के उसमें देखेंगे तो उसको हम बोलते हैं पीयर रिव्यू कमेटी। क्या बोलते हैं? पीयर रिव्यू कमेटी, ठीक है। तो सहकर्मी समीक्षा बोला जाता है। पब्लिक रिव्यू, प्राइवेट रिव्यू, रिसर्च रिव्यू ये सब नहीं बोला जाता है। इसमें कंफ्यूजन ये हो सकता है, अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो आप रिसर्च रिव्यू को भी टिक लगा सकते हैं, लेकिन आंसर क्या है? पीयर रिव्यू। इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, जब ज्ञान अनुकरणीय और सत्यापन योग्य हो जाता है तब उसे कहा जाता है? तो सिंपल सी बात है, जब ज्ञान, जो नॉलेज रिप्लिकेबल और वेरीफाइबल हो जाता है तब उसको हम कहते हैं साइंटिफिक रिसर्च बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। तो आज हम लोगों ने लगभग 27 क्वेश्चंस को देखा है रिसर्च एप्टीट्यूड से। इससे पहले भी मैंने वीडियो लेक्चर बनाया था पार्ट 1 पे, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। और इस आधार पे आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं मुझे कि आप लोगों के द्वारा कितना क्वेश्चन सही बना। जब मैं बताते गए ना तो आप भी अपना आंसर तो चेक करते ही हैं कि आपको आता है कि नहीं आता है उस चीज़ों को। तो उस आधार पे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप लोगों में 27 क्वेश्चंस में कितना क्वेश्चंस आपके द्वारा सही किया गया। ये काफ़ी अच्छा रहेगा, है ना। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रहेगा, है ना। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है ना। और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि सबको जानकारी मिले, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज का। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।